अभी हो गया साथी। ठीक है, तो आयसन एनर्जी बेटा क्या था? अभी आवाज आ रही है क्या? वहां आ रही है। हाँ ठीक है, तो देखो क्या था बेटा, किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से के वैलेंस सेल से अगर आपको जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करना होता है तो एटम को जो आप एनर्जी देते हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर हमने बात किया था कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लीजिए किसी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE1 फर्स्ट आयसन एनर्जी, दूसरा निकाला तो IE2, तीसरा निकाला तो IE3। तो हमेशा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए शायद आपको कम एनर्जी देना पड़े एटम को, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी, तीसरे के लिए और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इतनी बात कर लिया था। और बात कर लिया था किन किन फैक्टर्स पे आंसर एनर्जी डिपेंड करती है। पहला था साइज, जितना ज्यादा साइज होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर होगा तो कम एनर्जी देने पे काम चल जाएगा, यानी आंसर एनर्जी जो थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज थी। सेकंड था न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन का चार्ज, तो न्यूक्लियस में जितना ज्यादा चार्ज होगा वो क्या करेगा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतना टाइटली बांध के रखेगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो जो आंसर एनर्जी थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज था। तीसरा फैक्टर था बेटा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बताया था कि अगर किसी भी एटम या आयंस के वैलेंस सेल में हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे S1 P3 और D5, ये सब हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड S2 P6 D10, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्टेबल होते हैं। फिर चौथा बताया था पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, कि जो S सबशेल होता है, न्यूक्लियस सबसे क्लोज होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट। फिर P से फिर D, जैसे आप समझो 3S 3P 3D, तो किसके असर में ज्यादा 3S। ठीक है, क्योंकि S जो सबसेल होता है क्लोजर टू द न्यूक्लियस होता है। फिर थोड़ी सी ट्रेंड की बातें किया था कि नॉर्मल लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ये बात किया था। तो भाई लेफ्ट टू राइट चलने पर जब साइज घटेगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस भी तो कम हो जाएगी, जिससे न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत पावरफुल क्या करेगा, जकड़ लेगा अपने उसमें, और उसके क्या उसका छुड़ाने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। टॉप टू चलने पर साइज बढ़ गया था, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो गई थी, कम एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इतनी कहानी हमने कह दिया था इस लेक्चर में। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड वगैरह की बातें हमने कर लिया था। अब हम बात करते हैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं सारे एक्सेप्शन डील करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहला देखिए यहाँ पे, जैसे मैं पीरियड नंबर 1 की बात करूं बेटा, पीरियड नंबर 1, इसमें दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम ना, हाइड्रोजन और इधर आपका है हीलियम। अपने को पता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बताइए, इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो जाएंगे, उनको आपको रिलीव करने के लिए, रिलीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, सीधा सा लॉजिक है। इसका मतलब एक बात बताओ, क्या लेफ्ट टू राइट चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम चलने पर घटती है? यानी अगर मैं इधर भी नीचे आऊं तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी? और इधर से इधर क्या हो रही है, इंक्रीज। फिर अगर मैं यहां से नीचे आऊं तो क्या आंसर एनर्जी डिक्रीज करेगी? बराबर। इसका मतलब हीलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है। मिल गया आपको 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आंसर एनर्जी किसकी होती है, हीलियम की, यानी ये होता है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। मतलब लॉजिक क्या, देखो अपने को पता लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ रहा है और टॉप टू बॉटम चलने पर घट रहा है। लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा क्या, बढ़ती 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 है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस बात कुछ है नहीं, इनर्ट गैस की मैक्सिमम, लेकिन टॉप टू बॉटम गिरूंगा तो डिक्रीज होने लगेगी, इसका हीलियम की लार्जेस्ट होगी। बात समझा क्या? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हीलियम की आंसर एनर्जी होती है वो हाईएस्ट होती है। बताओ समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं पीरियड नंबर 2 में। ठीक है, पीरियड नंबर 2 में क्या क्या एक्सेप्शन है देखिए। पीरियड नंबर 2,
देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं पीरियड नंबर 2 से ही, वो 3 या 4 एलिमेंट उठा लेंगे, आपसे बोलेंगे बताइए इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। पीरियड नंबर 2 में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, बराबर यही है। तो अगर मैं इनका न्यूक्लियर चार्ज लिखूं तो यहाँ पे 3 + 3 3 प्रोटॉन होते हैं ना इसके पास, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, शायद ये 1s2 2s1 होगा, ये 1s2 2s2 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन भरना सिखा दिया हूं आपको, 1s2 2s2 2p1, अब ये भी 1s2 2s2 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, बराबर ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 2p2 ये 2p3 ये 2p4 ये 2p5 और ये 2p6। अच्छा, तो अगर बेटा मैं आपसे एक्सपेक्टेड ऑर्डर बोलूं कि क्या होना चाहिए, जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या हो रहा है, साइज से देखो या न्यूक्लियर चार्ज, तुम्हारी मर्जी, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या हो रही है, डिक्रीज, तो आंसर एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। इसका मतलब अगर मैं एक्सपेक्टेड ऑर्डर बताऊं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए कि भाई लिथियम की सबसे कम, भाई लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो लिथियम से ज्यादा किसकी होनी चाहिए, बेरिलियम, उससे ज्यादा बोरान, उससे ज्यादा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है जो आना चाहिए, ठीक है, बट ऑर्डर ये आता नहीं, ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। कैसे, पहली बात तो ये समझो कि इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, सीधी सी बात है। आप एक बात समझो, क्या बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फुलफिल्ड दिख रहा है क्या, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, बैलेंस फुलफिल्ड। और बोरान का ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुलफिल्ड, भाई हाफ फिल्ड तब होता जब p3 होता, फुलफिल्ड तब होता जब p6 होता, यानी एक तुमको यहाँ गड़बड़ दिखेगा इन दोनों में, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। अगला देखो जरा नाइट्रोजन, क्या ये फुलफिल्ड है कि हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, और ये ना तो हाफ फिल्ड है ना फुलफिल्ड, यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि क्या होगा, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, वहां हमको बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो नो डाउट बोरान का न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम से ज्यादा है, मेरी बात सुनो, नो डाउट बोरान का न्यूक्लियर चार्ज, बोरान के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है और बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, तो नो डाउट बोरान का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए। बट होता क्या है, बोरान की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होती है, रीजन फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। यानी एक बार तुमको यहाँ पे फ्लिप मारना पड़ेगा, यानी ये आगे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एक बार यहाँ पे फ्लिप मारना पड़ेगा, ये आगे ये इधर, बस कहानी खत्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल्ड का चक्कर है। तो सबसे बताइए क्या जो रियल ऑर्डर होगा क्या होगा, जो रियल ऑर्डर होगा वो क्या होगा, लिथियम की सबसे कम, लिथियम के बाद बोरान, बोरान के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, फिर आपका फ्लोरीन, फिर आपका, समझा क्या, तो एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा। और हम इतना पूरा पढ़ा रहे हैं, वो क्या करेगा, इसको उठा के ले लेगा। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में दे रहे हैं, वो 3 का 4 का इसमें से उठा के पूछेगा करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो अगर जब आप ये लिखना याद रहेगा आपको एग्जाम में, तभी आप बता पाओगे कि हाँ इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। मैं आपको 8 बता दिया, वो क्या करेंगे, लिथियम ले लेंगे, बेरिलियम ले लेंगे, बोरान, इस 3 का पूछ लेंगे, या बेरिलियम ले लेंगे, नाइट्रोजन ले लेंगे, ऑक्सीजन, इन तीनों का पूछ लेंगे और 4 ऑप्शन बना देंगे आपके सामने, ठीक है। तो मैं पूरा बता दे रहा हूँ, अब यहाँ से 3 ले 4 ले, आप अगर लिखना सीख गए तो समझ जाओगे, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। 2 जगह एक्सेप्शन आया, एक बेरिलियम बोरान में, एक कार्बन और सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान रखना। सीधे से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड लेवल पे भी यही पूछेगा, जब बोर्ड में बैठोगे ना, कि एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम is larger than boron while the size of beryllium is larger than boron। मतलब बेरिलियम का साइज, इलेक्ट्रोलाइट साइज घटता है ना बेटा, तो बोलेगा बेरिलियम का साइज जो है बोरान से बड़ा है, फिर भी पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बेरिलियम में ही डिफिकल्ट है बोरान के कंपैरिजन में, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बिकॉज इन बेरिलियम देयर आर फुलफिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बोरान देयर इज
no fulfilled and half filled electronic configuration. So we know that the electron removal from fulfilled and half filled valence electronic configuration is very difficult because it is very stable electronic configuration. समझा क्या? ठीक है, ये सब कहानी लिख लोगे ना अपने शब्दों में, ये सब मैं नहीं लिखूंगा फालतू बात, समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पीरियड नंबर 2 हो गया। मुझे वो बोर लगता है थियरी और लिखाना। चलो तीसरा देखो, यही सेम काम पीरियड नंबर 3 में 90% चांस है क्वेश्चन तुमको पीरियड नंबर 2 से ही मिलने वाला है, बट अगर पीरियड नंबर 3 से मिला तो सेम ऑर्डर लगा देना, पीरियड नंबर 3 और इसके अलावा मिलेगा भी पीरियड नंबर 3। बताओ लिथियम के नीचे क्या होगा पीरियड नंबर 3 में? सोडियम, बराबर। बेरिलियम के नीचे बेटे मैग्नीशियम, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फिर नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन और यहाँ आर, बराबर। अब जो चीज यहाँ की है वो यहाँ करना। चलो देखो, अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं तो ये 11 प्रोटॉन, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, बराबर। जैसा यहाँ याद किया वैसे यहाँ भी एक फ्लिप मारा जाएगा, ये इधर, ये इधर, और एक आपका नाइट फास्फोरस और सल्फर में, ये यहाँ रीजन। देखो अगर आपको याद हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं अगर सोडियम का तो 1s2 2s2 2p6 3s1, बराबर। और यहाँ देखिए क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये फुलफिल्ड आ गया, ये क्या आ गया? फुलफिल्ड। और एल्यूमिनियम का अगर देखोगे तो यहाँ पे 3s2 3p1, ये क्या हो जाएगा 3p2। अरे भाई यहाँ 2p2 था, 2p3 तो नीचे 3 आएगा ना, थर्ड पीरियड का है ना। ये 3p3, ये 3p4, ये 3p5, ये 3p6, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा आपका मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगा जैसे यहाँ हुआ था, और आपका फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा हो जाएगा। तो इसको बना लेते हैं कि सोडियम से ज्यादा आ जाएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आपका आर्गन, ठीक है। अब यहाँ से 2 या 3 उठा के पूछ लेगा सही ऑर्डर क्या है, बताओ समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, तो ये 2 एक्सेप्शन आयरन एनर्जी में जरूर याद रखिएगा, पीरियड नंबर 2 पर इतना याद रखिएगा बेरिलियम बोरान, और अगर ये याद है ना इसके नीचे अगर थर्ड पीरियड पूछा तो सेम काम करना थर्ड पीरियड वाले के साथ, ठीक है। चलिए जैसे आपसे अब अगला क्वेश्चन जो पूछता है कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बढ़िया क्वेश्चन निकालेगा। क्या बोल रहा है आपसे कि कंपेयर करना है आपको, क्वेश्चन है कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड आयन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो फर्स्ट और सेकंड आयन एनर्जी को कंपेयर, मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि बताइए फर्स्ट आयन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी कि ऑक्सीजन की, सेकंड आयन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी कि ऑक्सीजन की, ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। चलो देखो हम सबसे पहले नाइट्रोजन लिखते हैं बेटा, क्या एटॉमिक नंबर 7 होगा, और दूसरा होगा अपने पास ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होगा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या 1s2 2s2 2p3, और इसका लिखूं तो 1s2 2s2 2p4, ये हो गया। क्या बताइए नाइट्रोजन जो का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड है, बराबर ना, ये हाफ फिल्ड है, जबकि ये ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है। इसका मतलब मान लीजिए हमने यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो मैंने IE1 दिया होगा, आयरन एनर्जी 1 दिया होगा। यहां से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो यहाँ पे भी IE1 फर्स्ट आयरन एनर्जी दी होगा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा तो क्या बन जाएगा N+, बराबर ना, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो O+। बट बताओ इस IE1 और इस IE2 में कहा तुमने ज्यादा एनर्जी दिया होगा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। इसका एक बात तय हो गई कि फर्स्ट आंसर एनर्जी जो होगी वो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी फर्स्ट आंसर एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन से क्वेश्चन सेट है, ठीक है पहला। अब अपने को क्या बोलना है दूसरा, तो इससे निकालना होगा N+ का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन चुका होगा 1s2 2s2 2p2 बन गया होगा क्या, और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये क्या बन गया होगा 1s2 2s2 2p3। क्या अब ये हाफ फिल्ड हो गया क्या, बराबर ना। अब देखिए O+ क्या हो चुका है, हाफ फिल्ड हो चुका है, और अब जो
प्लस है, ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, यानी अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट कहां से होगा, O प्लस से, ठीक है, क्योंकि अब जब इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये N+2 बनेगा, और इस और यहाँ जो एनर्जी दोगे IE2, और यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो O+2 बनेगा, यहाँ एनर्जी IE2, बट दोनों में देखो O प्लस जो था उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, हाफ फील्ड, और ये ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीजन से डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो IE2 होगा वो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, किससे, नाइट्रोजन से। ये प्रश्न बहुत बार आता है, समझ में आया क्या, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आते हैं कि क्रोमियम और मैग्नीज की फर्स्ट एंड सेकंड आयरन एनर्जी को कंपेयर करें, ठीक है, क्रोमियम एंड मैग्नीज, कंपेयर IE1 and IE2 और क्रोमियम एंड मैग्नीज, इसका क्वेश्चन है, क्रोमियम और मैग्नीज की फर्स्ट आयरन एनर्जी और सेकंड आयरन एनर्जी को कंपेयर करेंगे। चलो मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, बैलेंस से लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3d5 4s1, ठीक है, पूरा हमने भर दिया, एक्सेप्शन था याद करो, जब बोला डी में 4 या डी में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s वाला एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बाद जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो फिर बात करेंगे इस पर, ठीक है, 3d5 4s1 अभी के लिए याद कर लो, उसमें समझ में आ रहा है। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। अब यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है, क्या बोला, फर्स्ट एंड सेकंड, चलो पहले पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, देखना, जब यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से निकालूंगा तो जो एनर्जी दूंगा उस इलेक्ट्रॉन को निकाल, दैट इज कॉल्ड IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ से भी जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो जो दूंगा IE1। अच्छा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या ये 3d5 बन जाएगा, और 0 निकल गया, और यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d5 और 4s1 ये बनेगा, यानी ये बन गया Cr+ और ये बन गया Mn+। अब आपको सोचना है कि बताइए IE1 ज्यादा होगी या IE2 ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, रीजन क्या, यहाँ भी तुमको दिख रहा होगा S हाफ फील्ड, बराबर ना, 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन है, और ये क्रोमियम का जो S है 4s है वो कैसा दिख रहा है आपको, और मैग्नीज का 4s कैसा दिख रहा है, फुल फील्ड। तो बच्चे अपने आप दिमाग लगा लेते हैं, उनको लगता है फुल फील्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड बराबर स्टेबल होते हैं, ठीक है, तो बोलो सर फिर डिसीजन कैसे है, भाई ये भी तो हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, ठीक है, तो कैसे आंसर कैसे करें, ठीक है, कुछ लोग दिमाग लगा के आंसर सही कर लेते हैं कि पहला क्रोमियम मैग्नीज ज्यादा होता है क्रोमियम से, बट एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं होता उनका, उनको क्या लगता है सर ये हाफ फील्ड ये फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता होगा हाफ फील्ड से, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा, इसलिए फर्स्ट आयरन एनर्जी मैग्नीज ज्यादा होती है क्रोमियम से, बिल्कुल सही है, पर तुम्हारा लॉजिक गलत है। रीजन क्या है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड बराबर स्टेबल होते हैं, ठीक है, दोनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते एक सर क्रोमियम हाफ फील्ड था ये फुल फील्ड था इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालना फुल फील्ड से डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब अब देखो ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी, तो अब तुम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मत जाओ, अब तुम न्यूक्लियर चार्ज को देखना स्टार्ट करो, इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, +25 का, इसके न्यूक्लियस में +24 का, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन न्यूक्लियर ज्यादा होगा, ये टाइटली बाउंड होगा, इसीलिए जो फर्स्ट आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, या ऐसा लिख देता हूं मैं, IE1 फॉर मैग्नीज इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ क्रोमियम, बताओ समझ में आता है कि नहीं, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये भी हाफ फील्ड था ये भी फुल फील्ड था, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड बराबर स्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल था। क्या ये आंसर देख के बच्चे अपना लॉजिक अलग बनाते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, उनको लगता है फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता होगा हाफ फील्ड से, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, दोनों हाफ फील्ड फुल फील्ड बराबर स्टेबल होते हैं, तो अपने को डिसीजन लेना हुआ न्यूक्लियर चार्ज से, इसके न्यूक्लियस में 25 प्रोटॉन है, ये 25 पॉजिटिव चार्ज मिलके इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और इनके न्यूक्लियस में 24 प्रोटॉन है, तो 24 मिलके इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बताओ पहले का लॉजिक समझा क्या, सेकंड पे आइए, अब बहुत ध्यान सेट है, मामला बिल्कुल सेट है, आप देखो 3d5 हाफ फील्ड बराबर ना, अब बोलोगे सर 4s1 भी तो हाफ फील्ड है, बराबर हाफ फील्ड, चलो निकालते दोनों से इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालूंगा, ठीक है, देखते हुए समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला तो यहाँ IE2 दिया हूंगा मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3D4। सोच के बताओ D5 स्टेबल था या D4 स्टेबल है? इसका मतलब ये खुश था अपनी लाइफ में, हाफ फील्ड था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल तुमने उसको दुखी कर दिया, D4 कर दिया। जरा यहाँ आओ, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालो, यहाँ भी IE2 दोगे, क्या बन गया 3D5, अभी भी स्टेबल बना है क्या? हाफ फील्ड तो है, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में मजा आया, ठीक है, स्टेबल हुआ, बट ये अनस्टेबल हुआ। इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल बन रहा है तो यह आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। और दूसरा लॉजिक भी समझा देता हूं। अब आपको क्या बच्चे यहाँ पे फिर फंसते हैं, तुमको लगता है हाफ फील्ड, अब कैसे खेले? तो ये बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो आपको लग रहा है सर ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड। तो एक बात बताओ, यहाँ जो आंसर एनर्जी में एनर्जी देके तुम कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालते हो? सबसे बाहर वाला। सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ 4s में है, चौथी सेल में, और यहाँ सबसे बाहर वाला तीसरी सेल में है, तो तीसरी सेल न्यूक्लियस के करीब होगी चौथे के कंपैरिजन में, तो इनमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसीलिए सेकंड आंसर एनर्जी क्रोमियम ज्यादा होती है मैग्नीज। कुछ समझा? ठीक है, तो जो IE2 होगा, दोनों तरह से हमने समझा दिया आपको, IE2 जो होगा वो क्रोमियम का ज्यादा होगा, किससे? IE2 ऑफ मैग्नीज। किसी को डाउट हो तो बताओ। कौन सा फर्स्ट वाला? अच्छा देखो, पहला मैंने क्या समझाया बेटा, तुमको फर्स्ट वाला समझ में आया कि नहीं? क्योंकि भाई ये भी हाफ फील्ड ये भी फुल फील्ड बराबर स्टेबल थे, हमने न्यूक्लियर चार्ज से क्वेश्चन को देखा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसमें 4s इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसके न्यूक्लियस में 25 प्रोटॉन, इसमें 24, ठीक है, तो यहाँ 25 प्रोटॉन मिलकर इस 4s इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, बांध के रखा है, ठीक है, 25 पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, यहाँ 24 पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, तो आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। चलो एक एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, IE1 का ऑर्डर समझ में आ गया। तो IE2 आया, देखो ये हाफ फील्ड, कुछ बच्चों को लगता है सर 4s भी हाफ फील्ड है, बराबर है, गलत नहीं कहीं से हो, तो ठीक है, ये भी हाफ फील्ड सर, ये भी हाफ फील्ड। चलो इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों होता है तुमको बताओ? टू गेन स्टेबिलिटी। किसी को शौक नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, बैठा है कुछ नहीं काम नहीं, चलो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना क्या होता है? स्टेबिलिटी अचीव करना। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करने से मैं स्टेबल हो रहा हूं तो मैं लूज करूंगा, ठीक है, और हाँ कोई चीज करने से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से मुझे अनस्टेबिलिटी मिल रही है तो मैं उस रास्ते को कभी नहीं पकड़ूंगा। बात समझा? तो बताइए, जब 3D5 से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, अब यानी क्रोमियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन गया? बताइए 3D4 स्टेबल है या 3D5 स्टेबल था? ये 5 स्टेबल था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हुआ, ये अनस्टेबल बन गया। क्या हो गया? अनस्टेबल बन गया। तो क्या कोई चीज चाहेगा कि मैं अनस्टेबल बनूं अपने आप? नहीं, तुम जबरदस्ती चाहोगे तब मुझे बनाओगे अनस्टेबल। भाई मैं इलेक्ट्रॉन निकालने की मूड में नहीं, जबरदस्ती आके थप्पड़ थप्पड़ मार के मेरा इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तुमने एनर्जी खर्च की ना। बात समझा कि नहीं? तो वैसे यहाँ पे क्या है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हुआ? स्टेबल। ये तो भरा बैठा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, ये तुम लोग भरे बैठे रहते हो, समझा? 3D5 और ये 3D4। अरे सुनना बेटा, कहाँ आपको मिल रहा है, सो रहा अभी भी, ठीक है, 3D4 और 3D5, ये पहला एक्सप्लेनेशन। आप दूसरा सुन, दूसरा क्या है, ये 3D5 ये 4s1, दूसरा है सुनो, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल है, थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इसका बैलेंस फोर्थ सेल न्यूक्लियस से थर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा दूर होगा, और जो सेल न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगी उसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस टाइटली पकड़ के नहीं रखेगा, तो कम एनर्जी देने को इलेक्ट्रॉन निकल लेगा, इसीलिए क्या होगा, इसको कम एनर्जी लगेगी, इसको ज्यादा। अभी समझ में आया? ठीक है, अब तो डाउट नहीं है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है अपना बेटा, देखिए वो यहाँ पे गड़बड़ करने वाले हो 100% क्वेश्चन। कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ N and N plus, N and N plus, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन ये। N और N plus कैसे, तुम्हें क्या लगेगा? 7 नाइट्रोजन, पहले तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ, 1s2 2s2 2p3, और अगर मैं N plus लिखूं, यानी ये N का है, N plus मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहाँ से, तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p2। बोला N और N plus में बताइए किसकी आयन एनर्जी ज्यादा होगी?
तो बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि n का p3 हाफ फील्ड, n प्लस ना तो हाफ फील्ड ना तो फुल फील्ड, इलेक्ट्रॉन निकालना यहां से डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी n की ज्यादा होगी n प्लस। ये मारते हो नहीं गलत, ठीक है। रीजन क्या बताता हूं, आप खुद सोचो n प्लस बना कैसे हो जब n ने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, दिमाग लगाना स्टार्ट, ठीक है। जब n ने इलेक्ट्रॉन, अब यहां समझो n, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया बराबर, तो n प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आंसर एनर्जी। n प्लस की पूछ रहा है ना वो, यानी अब n प्लस से मुझे क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, आई आंसर एनर्जी। ये नहीं बोला फर्स्ट सेकंड, बोला कंपेयर आंसर एनर्जी ऑफ n और n प्लस, पहले n से n प्लस बनाया, अब n प्लस की पूछ रही है, n प्लस से भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। जब n प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा क्या इसको IE2 बोलेंगे। तो हमेशा मैंने बोला है सक्सेसिव आंसर एनर्जी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, यानी IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1। इसका मतलब n प्लस की आंसर एनर्जी क्या होगी, n से ज्यादा होगी। यहाँ आंसर आएगा n प्लस की आंसर एनर्जी n से ज्यादा होगी। कुछ समझा कि बाउंसर गया, नहीं समझा, फिर से बताओ, समझ गया, तुमको नहीं समझा, हाँ मुझे पता भी तुम टेबल पे आ जाएगी। देखो इधर देखो, मैंने क्या बोला बेटा, कंपेयर आंसर एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड n प्लस, ठीक है, ये दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो समझो मैंने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या दिया, फर्स्ट आंसर एनर्जी। भाई नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ही तो n प्लस बना होगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। अब बोल रहा n प्लस की आंसर एनर्जी, यानी n प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालो, तो सेम ही एटम तो है, यहाँ तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का फंड आएगा ना, ठीक है। तो n से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, n प्लस बना, ये आंसर एनर्जी फॉर नाइट्रोजन हुआ। चलो इसको 1 2 भी हटा देता हूं, आंसर एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन समझ लीजिए, हालांकि वो IE1 ही है। अब n प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालो, तो क्या ये जो आंसर एनर्जी होगी हमेशा पहले, जो अगर सेम एटम है उससे पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो कम एनर्जी में निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे और एनर्जी देगा, तीसरा निकालोगे और एनर्जी दोगे। n से तुमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, आंसर एनर्जी, ठीक है। अब n प्लस से तुम n प्लस की पूछ रहा है ना, तो n प्लस का मतलब सेकंड आंसर एनर्जी, और सेकंड आंसर एनर्जी तो हमेशा फर्स्ट से ज्यादा ही होती है ना, तो n प्लस की जो आंसर एनर्जी होगी n से ज्यादा होगी। ये गड़बड़ कर देते हो, इसको देख बात समझा क्या। अच्छा, तो ये हो गया पूरा बेटा, क्या जितने भी एक्सेप्शन वगैरह थे पीरियड में जो भी काम करते वो, और बेटा और क्वेश्चन आप लगाइए सर, हर चीज को आप बोलोगे सर यूनिवर्सल में आंसर एनर्जी पे 100 क्वेश्चन दिए हैं, तो 100 क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस करूंगा ना, तो साल भर में मैं पूरा पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, सारे चैप्टर मेरे हाथ से निकलते दिखेंगे मुझे, पता चल रहा है मैं पीरियड टेबल में ही घूम रहा हूँ साल भर। आपका काम है जितना मैंने पढ़ा दिया, अब आप क्या करिए, घर पे जाके क्वेश्चन निकालिए, ज्यादा हाई फाई बुक मत खरीदिए, ठीक है। सीधी सी बात है, जेईई मेंस और नीट का जो लेवल होता है एकदम आसान होता है, उसमें तुमको फंसाते नहीं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान में रखिए और जाके क्वेश्चन घर पे निकालिए, और वहां से क्या कुछ चीजें नहीं सीख जाओगे आप, भाई किसी जगह पे फंसोगे, लेके आओगे मेरे पास, मैं भी तुमसे कुछ सीखूंगा, बराबर है नहीं, तुम कुछ मुझसे कुछ सीख रहे हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां मुझे कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसको बिल्कुल परफेक्ट करिए चैप्टर को। ऐसा नहीं होता बेटा, बहुत सारी चीजें होती है, इतने क्वेश्चन है ना, आप यूनिवर्सल उठाओगे ना तो एक एक टॉपिक पे इतने क्वेश्चन दिए हैं कि ऊब जाओगे करते करते, ठीक है। तो बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया करो बस, अगर यूनिवर्सल ले लिया है तुमने जेई का या नीट का जो भी है, यूनिवर्सल इज मोर देन सफिशिएंट। और तुम्हारा पुरानी बुक मत लेना, तुम जाकर 2018 की उठा लाओ, जो न्यू एडिशन है ना, क्योंकि बहुत कुछ चीजें हटाई गई हैं, तुम पुराना जब लेके आओगे ना बेटा 2018 का 2017 का, तुमको सस्ता तो मिल जाएगा, बट क्या है तुमको फालतू की चीजें मिलेंगी, और तुम वहां से टीचर पे संदेह करोगे तो टीचर ने पढ़ाया ही। रीजन क्या होगा, तुम पुरानी बुक लेके आओगे, ठीक है, पुरानी बुक जैसे अल्कोहल चैप्टर आप अगले साल पढ़ोगे, तो अल्कोहल में क्या है ना बेटा, अभी जो चैप्टर्स है ना उसमें फर्मेंटेशन नहीं है, केमिस्ट्री में एथाइल अल्कोहल कैसे बनता है, क्या सीक्वेंस ऑफ एंजाइम होते हैं कि डाइस्टेज फिर माल्टेज फिर जाइमेज, ये सब क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे बहुत ज्यादा, अब इनको हटा दिया गया है। तो पुरानी बुक लोगे तो उन सब क्वेश्चन फंसोगे, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। बात समझा ना, एकदम लेटेस्ट एडिशन लीजिए 2020-21 का, जो रिवाइज सिलेबस पे बना हो, तो उससे आपको क्या फालतू क्वेश्चन नहीं डालेंगे। और क्वेश्चन सुनो, नहीं भी निकले परेशान मत होना कुछ क्वेश्चन, रीजन क्या होता है बेटा, हर मैंने कई बार बता दिया है कि हर स्टेट की बुक का अलग अलग कंटेंट होता है, ठीक है। तुम गुजरात की बुक देखोगे उसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई है तुम्हारे बुक में नहीं है, वो मेमोरी बेस्ड चीजें होती हैं कि वहां उस बुक में लिखी है तो याद कर लो। कुछ पंजाब सीटी का देखोगे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ टीचर हूं तो मैं भगवान हूँ, पहली बात ये समझना है। कैसे मत समझना कि नहीं आंसर ने पढ़ा दिया तो खत्म, तुम्हारी भी मेहनत है,
बात समझा कि नहीं? हम एक रास्ता दिखा दिए, मैक्सिमम जो जेईई मेंस और नीट का जो लेवल है वो हम कवर करते हैं। अब तुम सोचो मैं गुजरात सीटी क्वेश्चन सर के उससे नहीं निकल रहा है, अब गुजरात की बुक में फालतू चीज लिखी है उसको दे दिया उनके पेपर में, अब उसको आप याद कर लो। बात समझा ना? कि ऑक्टेन नंबर कभी कभी पूछ लेता है, सीटेन नंबर कभी भी पूछ लेता है एल्केन में, तो वो सब चीजें आप थोड़ा सा समझ लीजिए। कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन और इथेन आपने पढ़ा होगा एल्केन में, बस यहाँ पे कन्फर्मेशन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन, इथेन का पढ़ा होगा, ब्यूटेन का एंटी गाउच स्क्यू कन्फर्मेशन, लेकिन वो सब चीजें गुजरात वगैरह में नहीं है। वो हम यहाँ ब्यूटेन पढ़ा रहे हैं, हो सकता है वहाँ हेक्सेन का चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म हो, मेरी बात समझना। लेकिन हाँ, तुम जेईई मेंस और नीट क्वेश्चन निकालना कुछ डेफिनेटली होंगे आपसे, जेईई मेंस और नीट के, बट मैं कोशिश करूंगा कि जो भी चीजें हैं जहां के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप सॉल्व करिए। गुजरात का भी होगा तो ले आओगे, अगर कोई मेमोरी बेस्ड होगा मैं बोल दूंगा याद कर लो, और कोई लॉजिकल होगा तो एक्सप्लेन करूंगा। बात समझा ना? तो कोशिश करिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो कुछ मतलब नहीं बेटा विदाउट क्वेश्चन। चलिए ये हो गया बेटा क्या इसमें पीरियड में एक्सेप्शन। अब ग्रुप में देख लेते हैं जरा, ग्रुप में बात करते हैं जरा, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं बेटा। ग्रुप में कहां पे एक्सेप्शन, नॉर्मल ट्रेंड तुमको पता है कि टॉप टू बॉटम चलूंगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो ऐसे एनर्जी कम हो जाएगी, बराबर। देखो पहला एक्सेप्शन आता है ग्रुप नंबर 13 में, और जबरदस्त एक्सेप्शन है ये। आप बोरान फैमिली में भी ये बात पढ़ोगे कि ग्रुप 13 यानी बोरान फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत अजीब सा डिफरेंस है। जब तक तुम ग्राफ नहीं समझोगे वो आंसर कभी कर ही नहीं सकते तुम सही, ठीक है। बोरान फैमिली, बोरान फैमिली में आपको पता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही होते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मैं एलिमेंट 1 मान लेता हूं, इसको एलिमेंट 2 मान लेता हूं, इसको एलिमेंट 3 मान लेता हूं, इसको एलिमेंट 4, इसको एलिमेंट 5, इनको पीरियड नंबर मत मानना, ठीक है। एलिमेंट है 1 2 3, जानबूझ के बता रहा हूं, ठीक है, आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखो नॉर्मल ट्रेंड अगर मैं पूछूं तो टॉप टू बॉटम चलने पर साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी साइज का इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। टॉप टू चलने पर एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर आना चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होनी चाहिए, बोरान की, उससे कम किसकी होनी चाहिए, एल्यूमिनियम, उससे कम गैलियम, उससे कम इंडियम, उससे कम थैलियम। ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड यही होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे वेरिएशंस हैं, उनको मैं आपको ग्राफ सिखा देता हूँ। देखिए एक ग्राफ बनाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं लेता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत ध्यान समझिएगा, और इधर मैं लेता हूँ आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। आप पता है बोरान से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये रहा बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी। बोरान के बाद आपका आ गया यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये गैलियम, ये इंडियम, ये थैलियम, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी आंसर एनर्जी का ट्रेंड डब्ल्यू के ऑर्डर का होता है, ठीक है, तो बोरान का। बात समझा क्या? चलिए अब कैसे, बहुत ध्यान से, यहाँ है बोरान, यहाँ है एल्यूमिनियम, यहाँ है गैलियम, ये है आपका इंडियम, और ये है आपका थैलियम, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इधर बढ़ रहा है, बहुत ध्यान समझो। इसका मतलब ये हो गई आंसर एनर्जी बोरान की। उसके बाद नंबर आ रहा होगा देखो थैलियम का, फिर आपका गैलियम का, फिर आपका एल्यूमिनियम का, और सबसे कम आपका क्या हो रहा होगा, इंडियम का, बराबर ना। तो अब इसी का ऑर्डर में लिख दो, बताओ सबसे अधिक कौन, फिर थैलियम, बोरान के बाद थैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, ये आपका करेक्ट ऑर्डर। बात समझा क्या? ये आपका करेक्ट ऑर्डर है इसको। तो आप देखो ये क्या 1 नंबर था, थैलियम का 5 नंबर था, गैलियम 3 नंबर था, और एल्यूमिनियम आपका 2 नंबर था, और इंडियम आपका 4 नंबर था, तो 15,324। बात समझा ना? बोरान फैमिली का 1 3 3 3 2 4, ठीक है। या तो आप ऐसा रट्टा मारो कि 15,324 ऐसा लिख के, या तो पूरा ऑर्डर समझो। बात समझा क्या? तो इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है ऑर्डर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बोरान का एनर्जी का ऑर्डर एक्सपेक्टेड ये है, रियल ये, समझना। सारे डेटा को भैया दिमाग में बैठाओ, कलेक्शन करना स्टार्ट करो, ठीक है। याद रहेगा तो नंबर मिलेगा, नहीं याद रहेगा तो माइनस करके आओ, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया किसी को, ठीक है। कोई किसी डाउट है भैया बताओ, समझ नॉर्मल क्वेश्चन देखो कभी भी नहीं आते,
वो ऐसे चीज पूछेंगे जो लीक से हटके हो, आपको वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ग्रुप 14 में भी एक्सेप्शन है, वो भी देख लेते हैं। ग्रुप 14 में होता है, थोड़ा सा ये आप टेंशन नहीं लेना है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है, यही होता है। एक बात बताओ, यहाँ पे टॉप टू बॉटम ही तो चल रहा, तो साइज टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होता है, तो बेटा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए वो डिक्रीज होनी चाहिए। हाँ क्या थोड़ा ये एक्सेप्शन इतना खतरनाक नहीं था बोरान की तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो इधर देखो, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा बताओ। एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो यही होगा कि सबसे ज्यादा कार्बन की होनी चाहिए, उसके बाद सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर टिन की, और सबसे कम होनी चाहिए लेड की, बराबर। बस याद, हमको एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो याद रखना, कुछ नहीं, बिल्कुल सेट मामला है, इसको बस आगे कर देना, इसको पीछे कर देना, कहानी खत्म, ये सही वाला हो जाएगा। यानी कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, लेड, फिर आपका टिन, यानी लेड की टिन से ज्यादा हो जाती है। रीजन की बात करूं, इसका आंसर होता है ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन समझा देता हूं क्या है। लेड है 82, ठीक है, लेड है 82। अच्छा दिमाग लगाओ, 82 के पहले 81 वाला एलिमेंट होगा, वो भी पी ब्लॉक ही होगा, 81 भी पी ब्लॉक, लेकिन 80 मर्क्यूरी याद करो, 80 क्या है, मर्क्यूरी, बराबर ना। इसका मतलब लेड के पहले डी डी एलिमेंट पूरा भर चुके होंगे। भाई लेड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, ये 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4, पर p4 कर रहा हूँ 2, तो कार्बन 6 होता है ना, 2s2 2p2, ये लेड हो गया 6s2 6p2, 1 2 3 4 5 6, 6 सेल हो गए। पूछेगा नहीं कोई तुमसे, बस देख दे रहा हूं मैं आपसे। यहाँ पे हो गया क्या, 6s2 6p2, बराबर। इसके पहले क्या बताओ, डी इलेक्ट्रॉन्स पूरे भर गए होंगे, और 3d 4d 5d, यानी यहाँ पे होगा 5d10। और बताओ डी इलेक्ट्रॉनों की स्क्रीनिंग कैसे होती है, पुअर स्क्रीनिंग होती है। तो अगर ये जो मर्क्यूरी तक के जो डी इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्क्रीनिंग क्या होगी, पुअर होगी। अगर ये लेड का मैंने डायग्राम बनाया है, लेड का लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s2 6p2, उसके पहले क्या आ जाएंगे, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स, और डी ब्लॉक की स्क्रीनिंग कैसे होती है, पुअर होती है। अगर डी ब्लॉक की स्क्रीनिंग पुअर होगी तो ये 10 डी इलेक्ट्रॉन मिलके इस लेड के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। जब स्क्रीन नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस इसको देखेगा, और देखेगा तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो जाएंगे, साइज क्या हो जाएगा, छोटा, और साइज छोटा, एनर्जी ज्यादा, इसीलिए बढ़, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है क्या, और कुछ नहीं समझा याद कर लो, लड़की ज्यादा होती है टेंस से ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, अगर ऑप्शन आएगा तो आ जाएगा ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कोशिश किया हूं समझाने की, समझा दूं, बाकी तुम्हारे ऊपर। हो गया, समझ में भी आ गया, टैलेंटेड तुम। चलिए ये कहानी सब खत्म हो गई। हाँ अब आता है हाउ टू डिसाइड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बुक मत देखा बेटा, ये सब चीज नहीं मिलेगी वहां पे, तुम खोलते रहो बुक को, ठीक है। बुक से पढ़ाना होता तो चैप्टर खत्म था 2 लेक्चर में हमारा, वो बुक से कुछ मत देखो, नहीं तो क्वेश्चन तुम लाख अपनी पूरी बुक पढ़ लो, और जाके अगर तुम 1-2 क्वेश्चन में निकाल दो मैं जानता हूँ, ठीक है, वो चीज लिखती ही नहीं है, वो अंदर जाके समझना पड़ता है कि क्या पूछ रहे हैं। उसके लिए पिछले 7 8 10 साल 20 साल क्वेश्चन खुद सॉल्व करना पड़ता है कि पूछा गया, फिर उसको उठा उठा के यहाँ डालना पड़ता है, ये बड़ी मेहनत से नोट्स बनता है। तो अगली साल है ना, हाँ तो क्या करूँ, पूरे 10-20 साल लगते नहीं, क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर सॉल्व करने पड़ते हैं ना, इसको थोड़ी पढ़ना पड़ता है, 10-20 साल को देखना पड़ता है क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो उसको उठा के नोट्स में डालना पड़ता है। हर साल ये नोट्स यही रहता है, बस इसमें क्या होते हैं, पीछे एक पेज जो रहता है एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जो इस साल जेईई मेंस और जो इस साल नीट में क्वेश्चन आए उसको इसमें डाल देता हूँ, तो हमारा नोट्स अपडेट रहता है। तो इतना ही करना होता है, बट बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको बनाने के लिए। ऐसे नहीं आके तो कुछ लोग है वो जो सोचते हो यार जब भी आता है नोट्स लेके आता है, इसको आता नहीं होगा क्या, ठीक है। बाकी टीचर आते से एकदम हीरो बन गया, पढ़ाना स्टार्ट होता है, बहुत टैलेंटेड है, बात समझा क्या। अपना वो काम नहीं है, अपने वो क्या चीजें बहुत सही देनी है, इसलिए कंटेंट रेडी करना पड़ता है, क्या बात समझा कि नहीं। स्क्रिप्ट है पूरी बनाया हो आप, ऐसा नहीं सीधे उतर जाओ कि यार ठीक है समझ रहे सर, कभी वो नहीं लेते यार, खुद नहीं उठाते, बहुत टैलेंटेड है।
ऐसा नहीं है। मैं तो हमेशा हाथ में लिया ही रहूंगा, देखना, ठीक है। हाउ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, क्वेश्चन जो कंसेप्ट मुझे भी आते रहते हैं, पर उसके क्वेश्चन नहीं याद रहते मुझे कभी कि क्या होगा, तो क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा ना मुझे। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप देखो, बिल्कुल आसान सा, एक चीज दिमाग में सेट करो, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। मतलब ये केमिकल डेफिनेशन है मेटल और नॉन मेटल की। मेटल्स आर दोज वन व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है। नॉन मेटल आर दोज वन व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो मेटल, जो गेन करेंगे वो नॉन मेटल। अच्छा एक बात बता बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, अगर मान लीजिए आयन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, आयन डिक्रीज होने का मतलब क्या, कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, इसका मतलब आयन एनर्जी कम है, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान है। भाई कहीं मुझे ज्यादा आयन एनर्जी देना पड़ रहा है, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो रहा है। अगर मैं कहीं पे मतलब सोचो कि 10 जूल दिया और इलेक्ट्रॉन निकल आया, इसका मतलब मेटल पहले से ही मूड बना के बैठा था, समझो। और मैं कहीं पे 100 जूल भी दे रहा हूं लेकिन निकल ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद नहीं करता। बात समझ आ रहा है क्या? इसका मतलब अगर मैं बोलूं आयन एनर्जी कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी होगा, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी होगा तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सीधा सा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल ही होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आयन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। इसका वाइस वर्सा, अगर हम लोग आयन एनर्जी क्या है, ज्यादा हो गई, ठीक है। अगर आयन एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए क्या हो रहा है, डिफिकल्ट, ज्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है वो डिफिकल्ट है, और अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट हो रहा है इसका मतलब वो मेटल तो नहीं हो सकता, इसका मतलब फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर। समझ में आ गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर आंसर एनर्जी कम होगी तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। खुद दिमाग लगा के बताओ, क्या जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है पीरियोडिक टेबल में। जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एलिमेंट की साइज बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। समझ में आ गया अच्छे से? इसका मतलब पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, जब मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं, लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, और आयन एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट। अगर रिमूवल डिफिकल्ट, एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा, आसान, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, नॉन मेटल, यानी इधर चलने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट चलने पर जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है बेटा वो इंक्रीज करता है। इसलिए हर हैलोजन अपने पीरियड का सबसे बेहतरीन नॉन मेटल होता है। बात समझा ना? क्योंकि क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले नॉन मेटल ना, और हर हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है अपने पीरियड में सबसे ज्यादा, इसलिए वो सबसे अच्छे नॉन मेटल होते हैं। और अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, जब मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलूंगा तो साइज बढ़ेगा क्या बेटे, और साइज बढ़ेगा तो आंसर एनर्जी कम, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं सबसे बढ़िया मेटल पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या है, दैट इज सीजियम। क्यों? टॉप टू बटन चलने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका टॉप टू बटन चलने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा, लेकिन इधर किसका तो कम हो गया, लेकिन जो सबसे नीचे होगा एल्कली मेटल में वही सबसे बढ़िया मेटल होगा। सबसे अच्छा मेटल कौन होगा, सीजियम। नॉन मेटल की बात करता हूं, लेफ्ट टू राइट चलने नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा, लेकिन टॉप टू बटन चलने में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ कौन मिलेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे बढ़िया ना, समझा? समझ पा रहे हो ना? तुम्हें तो समझ में आ रहा है? समझती है, करती है, तुम मेहनत कर रहे हो। अब अगला देखो, एक बात और याद कर लो कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना बेटा वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। ये दिमाग में चिपका लो, 2 साल बहुत काम करने वाला है, ठीक है। कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक होते हैं बेटा। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड बोलूं
या तुमसे हाइड्रोक्साइड बोलो, सब एस ब्लॉक में आप पढ़ोगे, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं जो एसिडिक होते हैं, ये बात बिल्कुल दिमाग में चिपका हुआ, अच्छे क्वेश्चन निकलेंगे अभी देखना। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ठीक है। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड दे या हाइड्रोक्साइड दे, वो क्या होते हैं बेटा? बेसिक होते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता, जरा सुनो। आपसे बोला लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, अरेंज दीज ऑक्साइड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन पूछ लिया क्या कि अरेंज दीज ऑक्साइड इन द increasing order of their basic strength, ठीक है। आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल प्यार से। तीन ऑक्साइड दिया है, अच्छा पहले ये डिसाइड करना कि क्या वो ऑक्साइड लेफ्ट टू राइट का है, टॉप टू बॉटम का है। इसका मतलब लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, ये टॉप टू बॉटम के ऑक्साइड है। क्या टॉप टू बॉटम चलने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या नॉन मेटालिक? मेटालिक। टॉप टू बॉटम चलने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। तो जितना अच्छा मेटल होगा उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा बेसिक होगा। सबसे अच्छा मेटल पोटेशियम, ठीक है। सबसे बेकार मेटल लिथियम। तो सबसे लेस बेसिक होगा लिथियम ऑक्साइड, उससे ज्यादा बेसिक होगा सोडियम ऑक्साइड, और सबसे ज्यादा बेसिक होगा पोटेशियम ऑक्साइड। हो गया सॉल्व क्वेश्चन, समझा क्या? यानी जो जितना अच्छा मेटल उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा बेसिक। तो हमने देखा, इससे पहले आपको पता है ना कैंसर एनर्जी का मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, उसके बेस पे ये क्वेश्चन करा रहा हूं आपसे कि भाई टॉप टू बॉटम आ गया, टॉप टू बॉटम चलने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, हमने अभी सीख लिया। तो जो जितना अच्छा मेटल होगा उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा बेसिक होगा। सबसे अच्छा मेटल ये है, सबसे ज्यादा बेसिक ये, उससे कम बेसिक ये। चलो अगला देखो, क्वेश्चन और करो, इसको आप बताना जरा। Be2O बेरिलियम ऑक्साइड, बोरान ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मैं लिखता हूं बेटे ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन है आपके सामने, अरेंज दीज ऑक्साइड इन द increasing order of their acidic strength, ABCD में आप ऑर्डर बना के मुझे आंसर बताइए। डी सबसे बड़ा, छोटा मत बताओ, एसिडिक बताओ। डी सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर डी सबसे एसिडिक, फिर सी, फिर बी, फिर ए, बराबर। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। नो डाउट देखो बेटा, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, बराबर। यानी ये लेफ्ट टू राइट के एलिमेंट है, इनके ही ऑक्साइड दिए गए हैं। और लेफ्ट टू राइट चलने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, बराबर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। तो जितना अच्छा नॉन मेटल होगा उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे अच्छा नॉन मेटल नाइट्रोजन, तो क्या होगा? नाइट्रोजन। यानी आपका क्या होगा? सी। सी, इसे जानबूझ मैंने एक इधर, ठीक है, कि क्या ब्लाइंडली आंसर करते हो क्या? ठीक है, नाइट्रोजन। तुम्हें लग रहा है ये पहले आ गया, अरे पीरियोडिक टेबल तो याद रखो यार, बेरिलियम, बोरान, फिर कार्बन, तब नाइट्रोजन आता है ना। तो नाइट्रोजन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? नाइट्रोजन, सी। उसके बाद तुम्हारा सब सही था, डी, फिर बी, फिर ए, ये हो गया सब। बात समझा क्या? तो ध्यान रखिए बेटा, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। कोर्स से अच्छा क्वेश्चन आप बनाते हैं। आगे चले। चलो अब बात कर लेते हैं बेटा, ये टॉपिक खत्म हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। फाइनली हमने लिया। पिछला हमको लगता है लेक्चर मेरा आधे घंटे का, आज भी आधे घंटे के ऊपर गया। 1 घंटे से ऊपर मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई, जितने ट्विस्ट एंड टर्न थे सब आपको हमने बताया, ठीक है। इतना तो कम से कम वो पढ़ना चाहिए, बाकी और कुछ पढ़ सकते हो पढ़ो, पर जाके सर्च नहीं करने का कि यूट्यूब पे स्टार्ट कर देते हो ना, उसमें आपको बेवकूफ बनाते हैं
बेस्ट आंसर एनर्जी ट्रिक 10 मिनट। आप लोग ऐसी वीडियो बहुत देखते हो। सारा कंसेप्ट 10 मिनट में। 10 मिनट में कौन आंसर एनर्जी पढ़ाएगा यार तुमको? ठीक है, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। वो क्या अपने व्यूज बढ़ाते हैं कि आप उनको देख के अट्रैक्ट हो जाए, उनके व्यूज बनाओ, पैसा कमाए, आपको बेवकूफ बनाते हैं। क्या जितना बड़ा कंसेप्ट है, मैं बताऊं ना, आंसर एनर्जी वगैरह ना, कोटा वगैरह में बेटा पीरियोडिक टेबल का जब मैं था तो 1.5 घंटे के 9 लेक्चर हुए इसके। तो आप बताओ, जो बच्चा कोटा में, फिटजी में, आकाश में इस चैप्टर के 1.5 घंटे के 9 लेक्चर अटेंड किया है, आंसर एनर्जी पूरा 2 घंटे पढ़ा है, 1.5 घंटे पढ़ा है, और जो 10 मिनट का वीडियो देखेगा, क्या उसका कंपटीशन कर पाएगा? क्या वो उससे नहीं हिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सब चक्कर मत पड़ा करो ना, लॉलीपॉप देख लेते हो कि 10 मिनट में आंसर एनर्जी। ठीक है, कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ा करो जब पढ़ रहे हो। क्या नहीं, मैं बता रहा हूँ बेटा, आपको बता रहे हैं, पढ़ाया है बड़े बड़े, इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग को भी क्या मिलता था भैया, इतने लेक्चर में 9 लेक्चर 1.5 घंटे ले खत्म कर। फिर आगे बेटा मैं पीएस में पढ़ा चुका हूँ, आई 21st सेंचुरी में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हाँ फिटजी में तो एडमिशन नहीं हुई इस बार बहुत बड़ी। ठीक है, 11 बच्चे हैं 11th। बड़ी कोचिंग में क्या फ्रीडम नहीं मिलती पढ़ाने की, ये जान जाओ। अपन लोग क्या पढ़ाने वाले लोग हैं, वहां पे क्या होता है कि 9 का 1.5 घंटे लो, और मुझे ज्यादा पढ़ाने का मन है तो मैं नहीं पढ़ा सकता। हाँ ऐसा होता है वहां पे। देखो बेटा, तुमको मैं सीधा बता दूं, मैं तो रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तो पढ़ा भी हूँ, बट कहाँ पे अगर तुम कोटा में भी जाते हो ना, तो फिर तुम्हारी एबिलिटी होती है ना कि तुम कितना अच्छा वहां पे जो इंटरनल एग्जाम होते हैं ना हर संडे को, उसमें तुम अच्छा नंबर लाके अगर तुम ए बैच या बी बैच में पहुंचे हो, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बैच वहां इतने ज्यादा होते हैं ना बेटा कि आपका एडमिशन ही होता है GHI वाले बैच में। सुन लो, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उनका तुम लोग वाला जो बैच जाता है ना, तुम लोग जाते हो 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख भर भी देते हो। तुम्हें लगता है कि आकाश है, ठीक है, फिटजी है, कोटा है। शुरुआत में क्या होता है ना बेटा, आपको जब आप नए नए जाओगे तो अच्छे टीचर आपके सामने लाएंगे, आप बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाओगे जब डेमो लेक्चर वगैरह में जाओगे। उसके बाद कोई वो 400 रुपए घंटे जो लेता है उससे पढ़वाएंगे आप लोग केवल क्या है, पैसा कमाने का जरिया हो उनका बस। जो बेकार बैच होते हैं, बी के नीचे वाले CDEFGH जो बैच होते हैं, वो सब क्या है, आएगा जैसे नॉर्मल आदमी आएगा 400 रुपए घंटे वाला, तुमको पढ़ा के जाएगा, तुमको बर्बाद कर देगा, समझ ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि सब सिलेक्शन कैसे होते हैं आकाश में या कोटा में, बेटा उनका A बैच और B बैच सिलेक्शन देता है, तुमको देखते भी नहीं है, तुम केवल सोर्स ऑफ इनकम हो। 3.5 लाख तुम भी दे रहे हो ना, हाँ तुम्हारे अंदर अगर पोटेंशियल है, बूता है, ठीक है, तो जाओ एग्जाम दो और A और B बैच में जाओ उनके, तब देखो, तब तुमको टीचर मिलेंगे जो सिलेक्शन कराते हैं। ठीक है, कैसे उनका अलग लेवल रहता है। और बेटा वही सोचो, A बैच और B बैच वाला सिलेक्शन दे देंगे, अगर 4 फोटो भी लग गई तो खत्म ना कहानी उनकी, फिर भर के आएगा, क्योंकि तुम तो वही देख के जाते हो ना कि वहां सिलेक्शन हुआ है। तुमको सच्चाई बता रहा हूँ अंदर की एकदम। ठीक है, हम लोग वहां पढ़े, हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है कोटा में। ठीक है, अच्छा है, बट तुम्हारा पोटेंशियल कितना है। ठीक है, हम लोगों ने टेस्ट दे दे के हम लोग B बैच तक पहुंचे थे, तब पता चला यार कहानी तो एकदम अलग है। H में कौन आता था पढ़ाने के लिए हम लोग को, अभी देखो कौन आ रहा है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या हेल्थी कंपटीशन है। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम खुद मेहनत करके अगर B बैच तक पहुंच गए या A बैच में पहुंच गए, तब तुमको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, जान जाओ, नहीं तो बेकार हो। आप आकाश में जाइए, पेज जाइए, 4 लाख 4.5 लाख रुपया, ठीक है, बात समझ रहा है क्या, वहां पे आपको लगेगा। अब आपको क्या होगा, नॉर्मल बैच दिया जाएगा, या फिर भाई आप बहुत अच्छे हो बेटे, ऐसा नहीं, अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, बहुत अच्छे, तो उनका जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है संडे को टेस्ट सीरीज, उसमें अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, तुरंत आपका बैच इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले सही आदमी तो सामने आना चाहिए पढ़ाने के लिए ना। आपको GHI वहां नॉर्मल टीचर ही आते हैं, ठीक है, वो लोग भी कॉस्ट कटिंग करते हैं। ऐसा थोड़ी है जो टीचर 1500-2000 रुपए घंटा चार्ज कर रहा है उसको खड़ा करेंगे, वो देखेंगे 400-500 वाले भी मिलते हैं तो भी पढ़ाते हैं आराम से। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत बच्चे जाते हैं बेटा और छोड़ के आते हैं वहां से। फिर जी आकाश में हम लोग के बालाजी क्लासेस के सर की लड़की ही गई थी, इतनी अच्छी पढ़ने में, 95% था उसका 10th में। जेई मेंस में उसके 100 मार्क्स नहीं आए, 360 में। क्या पढ़ाया आकाश, क्यों तुम्हारा बोर्ड का परसेंट डिसाइड नहीं करता बेटा, 95 थे, पर वहां पे क्या तुमको पहले बैच में डाला। अब तुमको तो अब तुम्हें तो समझेगा नहीं, मैं तुम्हारा संडे का एग्जाम लूंगा तो क्या तुम अच्छा परफॉर्मेंस करके अपर बैच में जाओगे क्या, सीधा सा लॉजिक है ना। तो वहीं तुम फेल हो जाते हो और तुम्हें लगता है यार आकाश बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है अच्छा, और तुम अच्छे बैच में हो तब, A और B बैच में हो तब, सिलेक्शन वाले बैच में हो तब, ठीक है, तब तुमको अलग ट्रीटमेंट बिल्कुल मिलता है। बाकी
नॉर्मल बैच को नॉर्मल टीचर आके पढ़ाते हैं, फीस तुमसे उतना ही ले लेंगे और तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट भी खराब हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ाया, आकाश वालों का हम लोग प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं बेटा, जो आकाश से पढ़ते हैं ना उनका प्राइवेट केमिस्ट्री हम लोग लेते हैं, घर जाके पढ़ाते हैं। और हम लोग को एक साल केमिस्ट्री नीट रिपीटर बैच पढ़ाने का 2.5 लाख 3 लाख रुपए मिलता है केवल केमिस्ट्री पढ़ाने का, एक साल के अंदर। रिपीटर्स जो आकाश में ऑलरेडी 4-5 लाख दे चुके हैं, उनको अलग से केमिस्ट्री हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका पैसा तभी तो दिए होंगे ना। बोले सर कुछ समझ ही नहीं आता क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम्हारा बैच ही अच्छा नहीं है ना। ठीक है, अब बैच क्यों अच्छा नहीं है कि जहां पे गई हो वहां पे अच्छे टीचर नहीं मिले, तुम अच्छी रैंक इंप्रूव नहीं कर पाए, अच्छे बैच में जा नहीं पाए, सिलेक्शन तुम्हारा कभी नहीं हुआ। तो दूर के धूल बहुत सुहावने होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तब तुम ए और बी बैच में जाके कोटा में एडमिशन लो, 100% बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा तुम उस बैच में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तुम नॉर्मल बैच में हो तो नॉर्मल टीचर ही आगे पढ़ाएंगे। पोटेंशियल देख के लोग काम करते हैं, पहले तुम पोटेंशियल है तो अपने आप मेहनत करके जरा आओ ऊपर, फिर तुमको अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हाँ समझा ना बेटा। तो ये सब वहाँ के डाउनफॉल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम क्या सोचते हो, तुम लोगों को क्या लगता है अरे पेस आकाश। ठीक है, आगे बढ़े आप। अगला देखो जो है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी हमने सेकंड प्रॉपर्टी कवर कर दिया। अब आता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो यहाँ पे भी आपको कितना कुछ नया मिलेगा। एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होता है बेटा? एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। ठीक है, ये सब समझते ही होंगे। ये कौन है? अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का तरीका। देखो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ध्यान रखना भी फंसाने वाला तुरंत था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फंस जाओ तुरंत। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो अलग अलग करके पढ़ना, क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक बारीक लेयर होती है, इसको टीचर तुमको बता नहीं पाते, तुम दोनों को एक मार्क पे बैठ जाते हो। नो डाउट दोनों एक हैं, बट क्वेश्चन तुम्हारे सब गलत होंगे, बताऊंगा। याद करके जाते हो ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की, सब याद करके जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल किसकी हाईएस्ट होती है? क्लोरीन की। जब आप गाते हो जेई में से पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियड से ज्यादा हाईएस्ट किसकी होती है, तभी तुम मार्क करते हो क्लोरीन होता है, क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि पढ़ाया जाता है तुमको क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम चीज पढ़ा दिया जाता है सेम, बट साइन का जबरदस्त अंतर है दोनों, पूरा उलट जाता है। ठीक है, तो हम पूरे लेक्चर को चलाएंगे कहां पे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब पूछेगा तो हर चीज को तुमको उल्टा करके सोचना होगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? अगर मेरे पास कोई एटम है जो आइसोलेटेड है, कोई एटम है जो आइसोलेटेड है, अकेला एटम बेटा बताओ, और कोई एटम अकेला है तो सॉलिड स्टेट में तो हो नहीं सकता, सॉलिड में तो एटम बड़े क्लोज होते हैं ना, तो अगर ये अकेला है पक्का ये गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका मतलब ये गैसियस है। ठीक है, और न्यूट्रल है। तो अगर किसी भी आइसोलेटेड गैसियस और न्यूट्रल एटम में हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को इसके वैलेंस शेल में ऐड करते हैं, ठीक है, याद करो आइसोल एनर्जी में हमने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब यहां हम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जब एटम्स को इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, तो एटम्स अपनी खुशी का इजहार करता है एनर्जी रिलीज करके, उसके घर में कोई मेहमान आया है, ना मेहमान आया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस शेल में ऐड हुआ तो एटम क्या करता है, खुशी के मारे क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, यानी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इसका नहीं है, ये मेहमान है। ठीक है, व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है, यानी अगर हम किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो जो एनर्जी एटम रिलीज करता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझा ना। और ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है भाई। आइसो मतलब कि हर एटम की अलग अलग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ना बेटा, कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले रहा होगा, कोई मुश्किल से कर रहा होगा, तो कोई जितना आसानी से कर रहा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या कर रहा होगा, वो रिलीज। जो आसानी से नहीं एक्सेप्ट कर रहा होगा वो कम एनर्जी रिलीज कर रहा होगा।
क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को अगर स्टडी करना है तो हम आइसोलेटेड फॉर्म में ही करेंगे। मैंने पिछले बार भी एग्जांपल दिया था कि आपके बारे में मुझे कुछ जानना है, मैं अलग से बैठाऊंगा तुमको, तो तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा बिहेवियर चेंज रहता है, तुम शरीफ बनते हो, ठीक है, बट होते नहीं हो। बात समझा क्या? तो अगर तुम्हारे बारे में कुछ भी समझना है, मैं तुमको अलग से ले जाकर बैठाऊंगा, कर देऊंगा भैया अब इसका नेचर क्या है। बात समझा क्या? ठीक है, इसलिए आइसोलेटेड स्टेट लेते हैं। चलिए, तो आपको डेफिनेशन समझा क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an extra electron is added to the valence shell of isolated neutral gaseous atom। ठीक है, तो अगर मैं इनकी यूनिट की बात करूं तो सेम यूनिट होगी बेटा क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, या फिर किलो जूल पर मोल, जैसा हमने आयोनेशन एनर्जी की बताया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल, और वहां मैंने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। कन्वर्जन करना होगा, कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या होगा समझो। अब बात आती है सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आ गया, इसको हम ई ए से दिखाएंगे, ठीक है। एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्या यहाँ पे टीचर थोड़ा मिस्टेक करता है, वो पढ़ाते समय क्या बोल देते हैं, दोनों सेम चीज है, ठीक है, डेफिनेटली सेम है, बट क्वेश्चन तुम्हारे सब गड़बड़ होने वाले हैं। अगर तो इतना बता दिया चाहे ये बोलो बात एक है, तो ठीक है बात एक है, बट एक छोटी सी पतली सी लेयर है, तो धागे चिपके हुए उसी को मैं खींच रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब हीट बेटा, और इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब मैं ईजी लिख दूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं अगर आपसे बताऊं, अब इसको बताओ क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मान लो मेरे पास कोई गैसियस एटम था ए, अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या है आइसोलेटेड गैसेस एटम, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो क्या ए माइनस बनेगा, और मान लीजिए यहाँ पे जो उसने एनर्जी रिलीज की वो आई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो आप बोलोगे सर +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं बोलूं बताइए इस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझा क्या? कहानी है बहुत तगड़ी है, ये सब फंसोगे इसमें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या बोला, एटम ने एनर्जी रिलीज किया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज किया, बराबर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्टली जो होती है पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्टली क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है जस्ट रिवर्स ऑफ साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव, मतलब कि नो डाउट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज किया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -8। तो खुद बताना बेटा एनर्जी रिलीज हुई या देना पड़ा, है पगले, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हुई ना, देना तो तब पड़ा था जब तुम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। मैंने बोला था डेल्टा एच दो तरह का होता है, हीट दो तरह का होता है, या तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है रिएक्शन का, या तो हीट जो रिएक्शन का नेगेटिव। अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और किसी रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी दे रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अच्छा बताओ, क्या जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड हो रहा है तो क्या एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, इसी इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव। समझा क्या? हेलो हेलो, ठीक है, -8 इलेक्ट्रॉन को समझ में आ रहा है बेटा। तो क्या है, साइन जस्ट रिवर्स है। इलेक्ट्रॉन को सच्चाई तो यह है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हमारा बना बनाया हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और हीट के बारे में बोले, जब भी एंथैल्पी पूछ रहा है नहीं हीट पूछ रहा है, तो तुरंत दिमाग लगाओ यार रिलीज हुई कि गेन हुई, रिलीज हुई, ये डेल्टा एच नेगेटिव, इसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखो। बात समझा क्या? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव। यानी मैं आपसे बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है डेल्टा एच ईजी, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चलेगा, बराबर है, दोनों इक्वल, पर साइन का चेंज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। अब हमेशा का मतलब मैं पहली वाली की बात कर रहा हूं, अभी देखो दूसरी नेगेटिव होगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, पॉजिटिव है, अंदर अंदर ऐसे पढ़ते खुलते चली जाएंगे अभी, तो नॉर्मल समझो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अंतर क्या है, ठीक है। नो डाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जब कोई मुझे डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो क्या बोलोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an extra electron is added to isolated neutral gaseous atom,
इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डेफिनेशन बिल्कुल सेम, एनर्जी तो यहाँ भी रिलीज हुई थी ना, बात समझा ना। तो बट कहानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन के हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुई, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले तो +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीट पूछे क्योंकि रिलीज हुई तो -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो मैं पूरे लेक्चर को समय बताते रहना क्योंकि मेरा शार्प घड़ी, ठीक है 9:20 है ना अभी। सर पर डिफाइन करेगा ना तो गेन कर रहा है इसके ऊपर साइन चेंज होगा ना। अरे बेटा गेन ही करेगा ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ। वैसे नहीं, अभी इसमें रिलीज किया तो गेन किया तो प्लस हो जाएगा ना। गेन किया बोले तो ये हीट रिलीज कर गेन किया तो हीट क्या गेन करेगा, हीट हीट कैसे गेन करेगा, वैसे नहीं अभी मतलब नहीं बेटा तू जो सोच रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। अपन लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ऐड करने से एनर्जी रिलीज ही होगी। याद करो जब आयतन एनर्जी पढ़ाया था तो वहां मुझे वैलेंस से इलेक्ट्रॉन खींचना था, बाहर निकालना था, तब हमने एटम को खुद एनर्जी दिया था, तो वहां पे मैंने डेल्टा एच पॉजिटिव बताया था एंडोथर्म, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन लोग का बनाया हुआ टर्म कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन मतलब कि एनर्जी रिलीज हो गई तो मान के चलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। बात समझा क्या। तो आप पढ़ोगे पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि मैं बार बार अगर दोनों को कंपेयर कराऊंगा तो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे टॉपिक कि देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हुई तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ये हुई, तो मैं पूरा लेक्चर किस पे चलाऊंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। जब भी पूछे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जस्ट रिवर्स आंसर देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्टली क्या होती है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है चलो आगे बढ़ो, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को। एंथैल्पी बोल दिया तो हीट सोचा करो, एंथैल्पी बोल दिया तो हीट सोचो। हीट का मतलब जैसे बोला एंथैल्पी यानी हीट। अब देखो हीट रिलीज हुई या गेन हुई, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई यानी हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज हुआ एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा एच नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव। समझ में आ गया क्या। चलिए आइए अगला, अब बात करते हैं यहाँ पे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पूरा टॉपिक किस पे चलाऊंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। आपका हो गया आपका सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे देखो मान लो मेरे पास कोई एटम ए था, ठीक है, इसमें हमने बेटा पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया वैलेंस सेगमेंट, क्या ये ए माइनस बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, ठीक है, ए फर्स्ट। और ध्यान रखिए अब इस ए माइनस में जब मैं अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या ए -2 बनेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। और अगर मैं बोलूं इस A-2 में मैंने अगला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो A-3, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी IE3। अब मेरी बात सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। यानी अगर मैं आपसे बोलूं मोस्टली तो पॉजिटिव होती है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड आंसर एनर्जी और ये हमेशा नेगेटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव, बट जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी EA2, EA3, EA4 सब नेगेटिव होती है, सब नेगेटिव होती है। बात समझिएगा, यानी कि क्योंकि जब देखो जब तुम पहला इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड करते हो ना तो एटम एनर्जी रिलीज किया, नो डाउट खुशी के मारे क्या किया, एनर्जी रिलीज किया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो एटम पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब तुम जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी कौन सा चार्ज है, क्या नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन नहीं होगा। जब रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होना चाहेगा, तो आपको एनर्जी खर्च करके इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, इसीलिए क्या हो गया, नेगेटिव। समझा। तो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। सारी कहानी किस पे चला रहा हूँ, मैं एफिनिटी पढ़ा रहा हूँ। अब तुम एंट्रेंस में बैठे वो पूछा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव, उल्टा खेलना वहां पे टर्म देख के। बात समझा क्या, ठीक है, बार बार बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली क्या होती है, पॉजिटिव, लेकिन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव। बात समझा, ठीक है। तो चलो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो बढ़िया क्वेश्चन निकालता हूं कि आपसे बोला है क्वेश्चन ले लिया x प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स x माइनस, ठीक है, और यहां पे दिया क्या EA1 यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, EA1, कुछ बताया नहीं, सिर्फ वैल्यू। फिर x माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन
गिव्स X2 माइनस, और यहाँ पे होगा E2 बराबर। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, उसने क्या बोला बताइए कि ऑप्शन बना रहा हूं, EA1 प्लस EA2 क्या ग्रेटर देन 0 आएगा, क्या लेस देन 0 आएगा, क्या इक्वल टू 0 आएगा, या डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ एटम। यानी ऑप्शन ये बना, बहुत प्यार समझिएगा, बढ़िया कंसेप्ट बताने चल रहा हूं आपको। EA1 प्लस EA2 यानी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सम आएगा, भाई देखो अपने को पता है भैया कि पहली वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, और दूसरी वाली क्या होगी, नेगेटिव। अब जो मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में सेट कर, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़ने पर हमेशा जो सम आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो दूसरी वाली होती है उसमें आप ज्यादा एनर्जी खर्च करते हो, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना कि EA1 प्लस EA2 इज लेस देन 0। मतलब कहने का मतलब क्या, सपोज करो कि अगर यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो थी, मान लो वो थी +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सक्सेसिव वाली इस वाली होगी, तो दूसरी वाली क्या होगी, नेगेटिव, वो कितना होगा, -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -12 प्लस 8, दोनों को सम करूंगा तो माइनस ही आएगा ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो EA1 प्लस EA2 ऑलवेज लेस देन 0, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि आप भाई पहली वाली पॉजिटिव, उसके बाद सब नेगेटिव, बट दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन डालना आपके लिए डिफिकल्ट था, तो आपने खुद एनर्जी सप्लाई किया, तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी मैग्नीट्यूड में भी बड़ी होगी, और साइन इसका क्या होगा, नेगेटिव। आंसर तो नेगेटिव ही आएगा ना, समझ पा रहे हो कि नहीं पहले बताओ। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया, ये आपको समझाने के लिए, ऐसे समझाने के लिए कि जो EA1 था पॉजिटिव, EA2 था नेगेटिव, मैं बोल रहा हूं कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज फर्स्ट से हमेशा ज्यादा होगी। अब उस पे माइनस साइन लगा दो भाई, पहली बार जब ये 8 था, अब उससे ज्यादा मैंने लिखा 12, और साइन क्या होता है सेकंड का, माइनस, तो -12 प्लस 8 -4 आया नेगेटिव। ध्यान रखिएगा कि जो EA1 प्लस EA2 होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा। अब मैं इसको पढ़ा रहा हूं, तुमसे क्या पूछ लेगा, डेल्टा H, ये पूछेगा डेल्टा H Eg1 प्लस डेल्टा H Eg2, आप बोलोगे सर ग्रेटर देन 0, घुमाएगा, बात समझा क्या, मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर चला रहा हूं, तुम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी चल रहा हूं, पूछेगा जैसे, ठीक है, तो सब उलट जाएगा ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव, बराबर। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा तो ये -8 और ये +12, अब जोड़ो पॉजिटिव, चल रहा है दिमाग में बढ़िया से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हो गया नहीं, 2 मिनट बाद। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है बेटा, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को ये। चलिए आपसे पूछा, अब देखो एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे गलती होने चांस क्यों है कि कुछ और पूछ लिया था उसने, देखते रहो, तो मजेदार टॉपिक है। यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, ठीक है। क्या पूछा था उसने कि आपको क्या पूछा था कि बताइए कंपेयर EA1 एंड EA2, मॉड दे दिया था, बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे, मॉड का मतलब जो कुछ भी है सब पॉजिटिव है, ठीक है। नो डाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और सेकंड क्या होती है, नेगेटिव, और सेकंड ज्यादा बड़ी होती है, तो नो डाउट क्या EA2 क्या होगा आपका, नॉर्मली ज्यादा होता है किससे, EA1 से, अगर मैग्नीट्यूड देखो, बट यहाँ पे मॉड दे दिया, मॉड का मतलब क्या, साइन मत देखो। अब देखो ये था +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझाने के लिए यही डेटा में चला रहा हूँ, और ये था -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नॉर्मली अगर देखते हैं तो EA1 ज्यादा था EA2 से, समझाने के लिए ऐसे, ठीक है, साइन, लेकिन मॉड लगा रहा है, तो मॉड का मतलब केवल दोनों का पॉजिटिव कंपेयर करो, तो EA1 कितना है, EA2 कितना है, कौन बड़ा है, 12, तो EA2 जो हो गया वो क्या हो गया, बड़ा हो गया EA1 से। कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि मॉड दे दिया ना, मॉड का मतलब केवल क्या कंपेयर करिए, आप पॉजिटिव को कंपेयर करिए, ठीक है। सेकंड, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे छोड़ रहा हूं बस, O+2 इलेक्ट्रॉन O-2, आपसे क्या बोला,
डेल्टा एच इजी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच इजी लेस देन 0, डेल्टा एच इजी इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पूछ रहा है, ग्रेटर देन 0 ना, तो देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है बेटा, तो O में जब तुम पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो O माइनस, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोचना जिससे आपको कंफ्यूजन हो ही ना। फिर O माइनस में अगला इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो O माइनस 2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, ये क्या होती है पॉजिटिव, ये क्या होती है नेगेटिव। तो अगर डेल्टा Eg की बात करूं तो ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो ये था -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +12, ग्रेटर देन 0। आ रहा है कि ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, आ रहा है। मैं पहले बोला था ना थोड़ा कंफ्यूज करेगा ये सब बातें। तो यार एक और क्वेश्चन बता दो, फिर फैक्टर अगले लेक्चर में शाम को बता। चलिए आपको बोला बेटा n + 3 इलेक्ट्रॉन, बोला n-3, सेम क्वेश्चन तुम हमको तुरंत बता दोगे। पहला ऑप्शन डेल्टा एच इजी इज लेस देन 0, इतने आए में कर दिया हमने। डेल्टा एच इजी इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच इक्वल टू 0, डी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। समझ में आ गया ना, ग्रेटर देन 0। और यही अगर पूछता क्या कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तब लेस देन 0 हो जाता। बात समझा क्या? इस बात में सक्सेसिव क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी। n में पहले तुम क्या करोगे, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे n माइनस, यहाँ E1, फिर n माइनस में दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे n-2 E2, फिर n-2 में तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो क्या होगा n-3 और ये E3। अगर तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आया यहाँ पे आपका आ गया क्या n2 का n- कैंसिल, यहाँ पे n प्लस क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 3, इधर क्या n-3, यही क्वेश्चन है। बात समझा क्या? ठीक है, इसका मतलब अगर देखो ये जनरली क्या होता है और ये क्या होता है नेगेटिव। अब हमने एक बात बताया कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम हमेशा और हमेशा क्या होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सक्सेसिव क्या होती है हमेशा नेगेटिव, E1 + E2 + E3 हमेशा क्या होगा लेस देन 0, तो डेल्टा एच क्या होगा मोर देन 0। समझ में आया? ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट शाम को। हाँ, ये टॉपिक शाम के साथ खत्म हो जाएगा और अगर मौका मिला तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। तो कुछ और तो नहीं स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैं समझ